मोहन एक मिठाइयों का व्यापारी था। मोहन का शहर में काफी अच्छा काम चल रहा था। मोहन अपनी पत्नी सुधा के साथ रहता था। दोनों को किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उन दोनों का स्वभाव भी बहुत अच्छा था। वो कभी भी किसी की मदद करने के लिए मना नहीं करते थे। काफी दान पुण्य भी करते रहते थे। ऐसे ही एक दिन मोहन कुछ पैसे लेकर आता है और सुधा को देते हुए कहता है। ये लो सुधा, पैसे। भगवान की दया से हमारा काम काफी अच्छा चल रहा है। हमें किसी चीज की कोई कमी भी नहीं है। मैं ये सोच रही थी कि क्यों ना हम भंडारा रखवाएं। मेरा बड़ा मन है कि हम एक बार भंडारा करें। हाँ जी, आप बताइए ना। नेकी और पूछ पूछ। अगर तुम्हारा मन भी भंडारा करवाने का, तो इसमें पूछने वाली क्या बात है। मैं सारी तैयारी करवाता हूँ। फिर हम अपने घर के बाहर भंडारा करवाएंगे। गरीब लोगों का पेट भरेगा। हमें दुआएं मिलेंगी। और क्या चाहिए फिर हमें। मोहन और सुधा दोनों भंडारा करवाते हैं, जहाँ काफी लोग भी आते हैं। लेकिन उन दोनों की खुशी, परिवार और मोहन की तरक्की से कई लोग जलते हैं। और उनमें से एक तो मोहन का काफी खास दोस्त भी था, जिसे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसे ही एक दिन मोहन का दोस्त विनय मोहन की मिठाई की दुकान में जाता है। अपने दोस्त को देखकर मोहन कहता है। अरे विनय, तुम आज यहाँ कैसे। बस बॉस की याद आई तो मैं चला आया। अब क्या दोस्त से मिलने के लिए भी पहले सोचना पड़ेगा मुझे। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तुम तो मेरे इतने अच्छे दोस्त हो, और ये दुकान भी तुम्हारी है। कभी आओ। मुझे तो अच्छा लगा इतने दिनों बाद। तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। अच्छा तो मुझे भी लगा, काश मैं भी तुम्हारी तरह ही अमीर होता। लेकिन सबकी किस्मत तुम्हारी तरह थोड़ी होती है। अरे तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो। अरे ये क्या अकेले ही मेरी दुकान है, और तुम कुछ परेशान भी लग रहे हो। देखो विनय, तुम मेरे भाई से कम नहीं हो। अगर तुम्हें कोई भी परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं हूं तुम्हारे लिए। अरे दरअसल मेरा काम बिल्कुल बंद हो गया है। कोई नौकरी नहीं है। अब बस यही परेशानी रहती है कि कैसे घर चलेगा, कैसे सब होगा। अरे बस इतनी सी बात। मैंने कहा था ना कि तुम्हें मैं अपना भाई ही मानता हूं। तुम परेशान क्यों होते हो। शहर में मेरी काफी मिठाई की दुकानें हैं, और आज से तुम मेरी ये वाली दुकान संभाल लेना। भगवान ने मुझे इतना कुछ दिया है, और तब भी अगर मैं अपने दोस्त की मदद नहीं कर पाऊंगा तो ये सब किस काम का। फिर तो ये किसी काम का नहीं है ना मेरे लिए। अरे मैं बता नहीं सकता मोहन कि तुमने मेरी कितनी बड़ी मुश्किल हल कर दी। मैं खुद से कभी बोल नहीं पाता, लेकिन तुमने बिना बोले ही समझ लिया। अरे दोस्त ऐसे ही होते हैं मेरे भाई। और अब तुम्हें किसी भी बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने आदमी को बोल देता हूँ, वो तुम्हें अच्छे से सब काम समझा देगा। मोहन अपने दोस्त की परेशानी को समझता है, लेकिन मोहन को ये नहीं पता था कि उसके दोस्त का मकसद कुछ और ही था। विनय एक दिन मोहन के ना होने का फायदा उठाता है और मिठाइयों में भारी मात्रा में मिलावट कर देता है। विनय ये सब करते हुए बहुत खुश होता है और खुद से कहता है। अब आएगा मजा। वो कहते हैं ना, इंसान को अपने फेल होने में इतना बुरा नहीं लगता है जितना अपने किसी दोस्त को पास होते देखकर लगता है। मोहन इतनी तरक्की कर रहा था और मेरे पास कुछ नहीं था, तो कैसे मैं मोहन को खुश देख सकता हूँ। विनय अब इसी तरह मिठाइयों में मिलावट करने लग जाता है और धीरे धीरे मोहन का काम कम हो जाता है। और वो दिन भी आ जाता है जिस दिन मोहन की सभी दुकानों पर ताला लग जाता है। मोहन के ऊपर अब काफी कर्जा भी हो जाता है। मोहन काफी ज्यादा हताश और निराश होकर शांति से घर पर बैठ जाता है। अपने पति को इतना परेशान देखकर सुधा अपने पति के पास जाती है और अपने पति से कहती है। सुनिए जी, आप इतना परेशान मत होइए। अगर हमारा बुरा वक्त चल रहा है तो ज़रूर हमारे अच्छे दिन भी आएंगे। आप खामखा हिम्मत मत हारिए। कैसे होगा सब ठीक। मेरी आंखों के सामने सब खत्म हो गया, और मैं कुछ कर भी नहीं पाया। कर्जा हो गया है इतना, अब कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। मैं इन्हें ऐसे परेशान नहीं देख सकती हूँ। अगर ये ऐसे ही अकेला महसूस करेंगे तो अंदर ही अंदर घुटते रहेंगे। मुझे ही अब इन्हें ठीक करने के लिए कुछ करना चाहिए।
सुधा अब अपना एक ठेला लगाना शुरू कर देती है जिस पर वो आलू के पराठे बेचना शुरू कर देती है। सुधा के हाथों में वैसे ही जादू था। लोगों को सुधा के बनाए आलू के पराठे काफी अच्छे लगते और अब उन दोनों पति पत्नी की हालत में सुधार आने लगता है। आलू के पराठे से वापस से उनका नाम होने लगता है। मोहन भी अब अपनी पत्नी के साथ देता है। एक ठेले से अब दुकान खोल लेते हैं। ये सब देखकर मोहन कहता है, सुधा, हमारे हालात बहुत बुरे चल रहे थे, लेकिन तुमने हिम्मत नहीं हारी और हमारे हालात को सुधारने के लिए खुद काम करने लगी। मुझे सच में तुम पर बहुत गर्व है। अरे आपने अब तक सब संभाला है। अगर मैंने कुछ कर लिया तो इसमें इतनी क्या बड़ी बात हो गई। मुझे तो इस बात की खुशी है कि अब हमारे पास कोई काम है और लोगों को हमारे बनाए आलू के पराठे पसंद भी आ रहे हैं। हमारे नहीं, तुम्हारे बनाए हुए। ये सब तुम्हारी ही मेहनत है। पहले लोग बस मुझे जानते थे, लेकिन अब लोग तुम्हें जानते हैं, मुझे तुम्हारे नाम से बुलाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। दोनों खूब मेहनत करने लगते हैं, लेकिन इस बार भी मोहन के दोस्त विनय को उसकी तरक्की रास नहीं आ रही थी। जब से उसे पता चला था कि मोहन अब अपनी पत्नी के साथ आलू के पराठे बेच रहा है और तरक्की कर रहा है, तो वो अब वापस उन्हें बर्बाद करने की साजिश रचने लगता है। मैंने पिछली बार जो कोशिश की थी उसमें बस मोहन का ही नाम खराब हुआ था ना, इसलिए अब उसकी पत्नी का नाम बन रहा है। कोई बात नहीं, इस बार दोनों पति पत्नी को उनकी असली जगह दिखाऊंगा और इस बार ऐसा सबक सिखाऊंगा कि फिर दोनों को भीख मांगकर खाना खाना पड़ेगा, तब दोनों कुछ नहीं कर पाएंगे। जब मोहन सुधा दोनों अपने ग्राहक को पराठे देने में बिजी थे तो रसोई में जाकर विनय कॉकरोच को आलू में मिलाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी विनय के पैरों में वहां रखा एक पत्थर आ जाता है और वो गिर जाता है। विनय के गिरने की आवाज से वहां सुधा, मोहन और दुकान में आए ग्राहक देखने जाते हैं। तब विनय के हाथ में कुछ कॉकरोच देखकर सच सबके सामने आ जाता है। मोहन अपने दोस्त को उठाता है और उसका कॉलर पकड़ते हुए कहता है, ये सब तूने किया? मुझे पहले लगा था कि मेरी मिठाई की दुकान बंद होने के पीछे भी तेरा हाथ है, लेकिन तू मेरा दोस्त है इसलिए मैंने वो अपनी गलतफहमी समझी। लेकिन अब तू मेरी पत्नी की दुकान को भी बंद करवाना चाहता है। आलू के पराठे में कॉकरोच मिलाने के लिए आया है। अरे मैंने तो तुझे अपना दोस्त माना था, लेकिन तूने ये क्या किया? अरे दोस्त, माफ कर दो, मैंने ये सब जलन की भावना से किया था, मुझे माफ कर दो। ना हम तुम्हें सजा दे रहे हैं और ना ही माफ कर रहे हैं। सच सबके सामने है, तो अब हमें खुद को साबित करने की भी कोई जरूरत नहीं है। विनय की सच्चाई सबके सामने आ जाती है, जिसके बाद वो शहर छोड़कर ही चला जाता है। मोहन अब वापस अपनी मिठाई की दुकान खोलता है। सुधा आलू के पराठे बेचती है। ऐसे ही उनकी गाड़ी अच्छे से चलने लगती है। मायके के काजू। नंदा के बेटे मानव की शादी रितिका से होती है। नंदा के घर में उसका पति सोमेंद्र और नौकरानी बिल्लू भी रहती है। नंदा बहुत ही चटोरी होती है और उसे सबसे ज्यादा काजू खाना बहुत पसंद होता है। एक दिन नंदा जब अपने मायके जाती है, तभी उसकी बूढ़ी माँ सीमा उसे काजू से भरे बड़े बड़े डब्बे देती है। ये काजू हमारे गांव के काजू है। इनका स्वाद शहर की काजू से लाख गुना अच्छा और मजेदार है। ठीक है अम्मा, धन्यवाद। नंदा घर पर जाकर उन 5 डब्बों को रसोई में छुपा देती है। अब इन काजुओं को कोई नहीं खा पाएगा। ये काजू तो सिर्फ मेरे लिए ही लाए हैं। लेकिन 2 दिन बाद सुबह उठकर जब नंदा काजू के डब्बों को देखती है, तो काजू के 2 डब्बे पूरी तरह खाली हो चुके होते हैं। मैं तो लुट गई। नंदा की ये चिल्लाहट सुनकर सभी घर वाले घबरा जाते हैं और तुरंत रसोई में आ जाते हैं। क्या हुआ माँ जी, आपने कोई भूत देख लिया क्या? अरे मानव की माँ, कोई भूत तो नहीं देख लिया ना, दिन दहाड़े। माँ, आप ठीक तो हो ना माँ? नहीं, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, क्योंकि मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे काजू चोरी हो चुके हैं। मेरे काजू को किसी ने खा लिया है। बड़ी मालकिन, आप कब से काजू का बिजनेस डालकर बैठ गई हैं? अरे कलमुही बिल्लो रानी, मैंने अपने मायके से पूरे 5 डिब्बे भरकर गांव के काजू लाए थे
और वो काजू कोई मामूली साधारण काजू नहीं थे, वो एक किस्म से बेशकीमती काजू थे। नंदा बहुत भावुक हो जाती है। वहीं सभी उसे इस तरह देखकर परेशान हो जाते हैं। माँ, माना के गांव के काजू खत्म हो गए हैं, उसके बदले मैं नए काजू ऑर्डर कर देता हूँ ना। नहीं मानव बेटा, गांव में जो काजू मिलते हैं वो सिर्फ थोड़े ही मिलते हैं और वो इसी कारण बहुत महंगे भी होते हैं। मेरे काजू मेरे लिए किसी गहने जेवरात से कम नहीं थे। जल्दी बताओ, किसने कट के सारे काजू? जल्दी बताओ। अरे मानव की माँ, और आ गई हो का? भला कोई क्यों तुम्हारे काजू खाएगा? मैंने तो ना खाए भैया। मैंने भी नहीं खाए हैं माँ जी। मैंने भी नहीं खाए। झूठ, तुम सब झूठ कह रहे हो। मैं तो अब तुम लोगों की तलाशी भी नहीं ले सकती, क्योंकि तुम्हारे पेट के अंदर जो रहेंगे काजू। माँ जी, पिछले 2 दिनों में तो घर में कोई आया भी नहीं है। घर में सिर्फ आप, पापा जी, मानव, मैं और बिल्लू रहते हैं। अब हम सब कह रहे हैं कि हमने नहीं खाया तो नहीं खाया, मान लीजिए ना। क्यों इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा बखेड़ा बना रही हो आप? ए रितिका बहू, तू अपनी जबान मत लड़ा, वरना मैं तेरा सर फोड़ दूंगी। मेरे काजू, मेरे काजू, मेरे काजू। अब तो मैं इन काजुओं को ऐसी जगह छुपाऊंगी कि कोई इन्हें देख भी नहीं पाएगा। मेरे काजू मेरे लिए मेरी जान से भी बढ़कर है। इतने महंगे काजू हैं, इन्हें अब थोड़ा थोड़ा ही खाना होगा, क्योंकि मुझे इनके खत्म होने पर नए काजू जल्दी नहीं मिलेंगे। नंदा काजू के 3 डब्बों को लेकर घर में कहीं छुपाने जा रही होती है। तभी रास्ते में रितिका आ जाती है। अरे माँ जी, आप क्यों इन 3 डब्बों को लेकर जा रही हो? लाओ, मुझे दे दो, मैं पकड़ती हूँ। ना ना रितिका बहू, मैं खुद इन्हें पकड़ सकती हूँ। ना तो मेरे हाथों में मेहंदी लगी हुई है और ना ही मैं अभी तक बूढ़ी हुई हूँ तेरी तरह। हाँ, आप मुझे बूढ़ी क्यों बोल रही हो? तू मुझे कमजोर ही समझती है, जबकि मैं तो तुझसे भी स्ट्रांग हूँ, समझी? चल, जा जाकर रात के खाने की तैयारियां कर और उस बिल्लो से कह दे कि आज रात को मुझे खट्टी मीठी दाल खानी है और साथ ही मूंग दाल का हलवा भी। और खबरदार, अब मुझे पुकारा तो मैं एक बहुत ही शुभ काम करने जा रही हूँ। नंदा आगे चली जाती है और रितिका मुंह बनाते हुए कहती है, हाँ, खुद को तो किसी गांव की महारानी ही समझती है ये मोटी। ठूस ठूस कर भैंस जैसी हो गई है, बस हुक्म चलाना आता है इसे, और कुछ नहीं। इडियट, नॉनसेंस। नंदा उन 3 काजू के डब्बों को टेरेस पर जाकर एक गुप्त अलमारी में छुपा देती है। मेरे पूरे घर की सबसे सीक्रेट जगह, छत की गुप्त अलमारी। यहाँ रखा हुआ सामान तो किसी को भी नहीं मिल पाएगा। अब मेरे इन कोहिनूर सामान काजू पर किसी की भी लालची और लोभी नजरें नहीं पड़ेंगी। लेकिन अगले दिन जब नंदा वापस से छत पर आती है, तब वो देखती है कि काजू का 3रा डब्बा भी खाली हो चुका है। ये देखकर नंदा की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो हॉल एरिया में जाकर सभी से गुस्से से कहती है, 3रा डब्बा भी खाली हो गया है। कल ही मैंने 3 डब्बों को छुपा कर रखा था और आज 3रा डब्बा भी खाली हो गया। किसकी काली करतूत है ये? हाँ, बोलो जल्दी। हाय हाय, ये तो बहुत ही बुरा हुआ आपके साथ बड़ी मालकिन। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि ये सब इस रितिका बहू ने ही किया है, क्योंकि कल जब मैं काजू के डब्बों को गुप्त जगह छुपाने जा रही थी, तभी काली बिल्ली की तरह इस रितिका ने ही मेरा रास्ता काटा था और स्वादिष्ट काजू के लालच में इसने मेरा पीछा किया होगा और फिर मेरे काजू चुराकर खा लिए होंगे। क्यों रे चुड़ैल, सच बता, ये कैसी बातें कर रही हो माँ जी? मैंने आपके काजू नहीं खाए, मेरा यकीन कीजिए। मानव, तुम्हारी कसम, मैंने माँ जी के मायके के काजू नहीं खाए हैं। अरे तो फिर किसने खाए मेरे मायके के काजू?
नंदा सबसे पूछती है, लेकिन इस बार भी सभी नहीं कहते हैं। नंदा अब बहुत ही चिंतित हो जाती है। रात में जब रितिका नींद से उठती है तब वो उसे गर्मी लगने के कारण वो छत पर खुली हवा खाने जाती है और वहां वो नंदा को काजू खाते हुए देख लेती है और वो उसकी तस्वीर अपने फोन में खींच ही लेती है। अगली सुबह फिर से नंदा सबको आकर चिल्लाने लगती है, लो कर लो बात, अब तो चौथे काजू का डिब्बा भी खाली हो चुका है। कौन है वो काजू चोर? किसने फिर से काजू चुराने की जरूरत की है? मुझे पता है किसने आपके काजू चुराए हैं और किसने उन्हें गटका है, और मेरे पास सबूत भी है। क्या? ये तुम क्या कह रही हो रितिका? रितिका सभी घर वालों को एक फोटो दिखाती है जिसमें नंदा छत पर काजू खा रही होती है, वो भी आधी रात को। सभी उस फोटो को देखकर चौंक जाते हैं। माँ? हाँ, माँ जी खुद ही अपने काजू खाती है और बाद में हम सबसे कहती है कि हमने उनके काजू खाए हैं। इसमें इनका कोई कसूर नहीं है। इनकी याददाश्त ही इतनी कमजोर है कि इन्हें कुछ भी याद नहीं रहता, और यही है वो वजह जिस कारण ये पिछली रात जो हुआ सब भूल जाती है। नंदा ये सब जानकर बहुत शर्मिंदा होती है। मुझे माफ कर दो, मैंने अपनी ही गलती का इल्जाम आप सब पर लगाया है। नहीं माँ जी, आपको इसमें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। ये आपने जानबूझकर थोड़ी किया है। और हाँ, चिंता मत करो मानव की माँ, क्योंकि माँ जी ने तुम्हारे मायके से और 5 डब्बे काजू भिजवा दिए हैं, वो भी सिर्फ तुम्हारे ही लिए। सच? अरे वाह, फिर तो हम सब मिलकर एक पूरा डब्बा काजू खाएंगे और काजू पार्टी करेंगे। फिर सभी एक साथ मायके के काजू खाते हुए काजू पार्टी मनाते हैं और इस तरह काजू की ये उलझन दूर हो जाती है।